नमस्कार। आज हम भारत के इकोनॉमिक डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। आज़ादी के फौरन बाद से भारत ने अपनी तकदीर को 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाओं में लिखने की कोशिश की। ये सिर्फ कुछ सरकारी पॉलिसीज नहीं थीं, नहीं, ये एक नए देश के सपने थे, उसकी उम्मीदें थीं और उसके सामने खड़ी जबरदस्त चुनौतियां थीं। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। आज़ादी की पहली सुबह से ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द सिर्फ एक भाषण का हिस्सा नहीं थे। ये एक वादा था, एक ऐसा वादा जो आने वाले कई दशकों तक भारत के विकास का रास्ता तय करने वाला था। ये वो भावना थी, वो जज्बा था, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की नींव में था। तो आज हम इस कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरू करेंगे आज़ाद भारत के पहले आर्थिक कदमों से, फिर देखेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तरफ भारत की छलांग, इसके बाद सामाजिक न्याय की तरफ हुए झुकाव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे भारत ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला, और आखिर में इन योजनाओं की पूरी विरासत का एक आकलन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दौर से। जरा सोचिए, साल है 1951। भारत एक नया नवेला देश है जो बंटवारे के जख्मों से और सदियों की गुलामी की मार से जूझ रहा है। चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं और उनसे निपटने के लिए एक बहुत ही सोचे समझे प्लान की जरूरत थी। तो इस पूरे महाअभियान के पीछे का दिमाग कौन था? वो था प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे और इसका काम था देश के पास कितने संसाधन हैं, इसका पता लगाना और उन्हें देश की तरक्की में सबसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्लान बनाना। अब पहली योजना के सामने मुश्किलें देखिए, एक से बढ़कर एक थी। बंटवारे के बाद लाखों शरणार्थी आ चुके थे, देश में खाने की जबरदस्त कमी थी और महंगाई वो तो आसमान छू रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 ने अर्थव्यवस्था की कमर पहले ही तोड़ रखी थी। तो ऐसे में बड़े बड़े इंडस्ट्री के सपनों से पहले सबसे पहली जरूरत थी देश को बस स्थिर करना। और इसीलिए उस वक्त के प्लानर्स ने एक बहुत ही सूझबूझ भरा फैसला लिया। सबसे पहले कृषि पर ध्यान दो। उनका मानना साफ था कि अगर पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इसीलिए भाखड़ा और हीराकुंड जैसे बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए गए। मकसद साफ था, खाने के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या ये रणनीति काम आई? अरे बिल्कुल, बल्कि उम्मीद से कहीं ज्यादा। लक्ष्य था 2.1% जीडीपी ग्रोथ का, लेकिन भारत ने हासिल की 3.6% की ग्रोथ। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। अच्छे मॉनसून ने भी साथ दिया, जिससे न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ी बल्कि पूरे देश का आत्मविश्वास भी बढ़ा। लेकिन पहली योजना का असर सिर्फ खेतों तक ही नहीं था। इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। इसी योजना के दौरान देश के सबसे बेहतरीन तकनीकी संस्थान यानी आईआईटीज की नींव रखी गई, और साथ ही देश में हायर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए यूजीसी भी बनाया गया। ये दिखाता है कि हमारे शुरुआती योजनाकार भविष्य को लेकर कितने दूर की सोचते थे। पहली योजना की कामयाबी के बाद माहौल में एक नया जोश था। अब नजर थी खेतों से उठकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर। यह अगला दौर था, एक महान औद्योगिक छलांग का। एक ऐसा दौर जहां महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं, लेकिन संकट भी कुछ कम नहीं थे। दूसरी योजना मशहूर भारतीय स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। अब जोर खेती पर नहीं बल्कि भारी उद्योगों पर था। मकसद था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देश में एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए स्टील हेवी मशीनरी जैसे उद्योगों में भारी निवेश किया गया। इसी दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाए गए। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो दूसरी योजना अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंची। 4.5% का लक्ष्य था और हासिल हुई 4.27% ग्रोथ। ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन इस बड़ी छलांग की एक कीमत भी थी। विदेशों से मशीनें मंगाने के चक्कर में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई और बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। दूसरी योजना से सबक लेते हुए तीसरी योजना में खेती और इंडस्ट्री के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। लक्ष्य था एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये योजना ऐसे बाहरी झटकों का शिकार हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और फिर एक के बाद एक देश पर मुसीबतें टूटने लगीं। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसने हमारा सारा ध्यान विकास से हटाकर डिफेंस पर लगा दिया। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग ने रही सही कसर पूरी कर दी। और मानो इतना काफ़ी नहीं था, 1965-66 में एक भयानक सूखे ने देश में खाने का संकट पैदा कर दिया। ये एक के बाद एक कई झटके थे, और इसका नतीजा तीसरी योजना बुरी तरह नाकाम रही।
5.6% ग्रोथ का लक्ष्य था, लेकिन हासिल हुई सिर्फ 2.4%। ये बहुत बड़ा झटका था। इस नाकामी की वजह से सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं पर ब्रेक लगाना पड़ा और 1966 से 1969 तक 3 सालाना योजनाएं चलाई गईं। इस दौर को प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। चलिए अब एक छोटा सा सवाल हो जाए अपनी याददाश्त परखने के लिए। अभी हमने बात की थी कि दूसरी योजना एक खास मॉडल पर आधारित थी। क्या हम याद कर सकते हैं कि वो मॉडल किस भारतीय स्टैटिस्टिशियन ने दिया था? जी हाँ, सही जवाब है पीसी महालनोबिस। इस प्लान हॉलिडे के बाद जब योजनाएं वापस लौटीं तो उनका अंदाज कुछ बदला हुआ था। अब जोर सिर्फ ग्रोथ रेट पे नहीं था, बल्कि सामाजिक लक्ष्यों पर भी था, जैसे गरीबी कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। चौथी योजना के 2 बड़े मकसद थे, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना। इसी दौरान देश में हरित क्रांति ने जोर पकड़ा, जिससे गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ा। भविष्य में खाने की कमी से निपटने के लिए पहली बार 50 लाख टन अनाज का बफर स्टॉक बनाने का आइडिया भी पेश किया गया। लेकिन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई और पाकिस्तान से युद्ध ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये अर्थव्यवस्था पर सरकार के कंट्रोल को बढ़ाने और बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आया वो नारा जो भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की पहचान बन गया, गरीबी हटाओ। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा नारा था, जो गरीबी पर एक सीधी और खुली जंग का ऐलान था। डीपी धर ने इस योजना को तैयार किया था और यह पहली बार था जब किसी प्लान ने गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय को अपना मेन मकसद बनाया। इसका मकसद सिर्फ ग्रोथ हासिल करना नहीं था, बल्कि यह पक्का करना था कि ग्रोथ का फायदा देश के सबसे गरीब इंसान तक पहुंचे। और जानते हैं, यह प्लान कामयाब भी रहा। 4.4% के ग्रोथ के टारगेट के मुकाबले 4.8% की ग्रोथ हासिल हुई। ये एक बड़ी कामयाबी थी। हालांकि 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उसने इस योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया था। एक और छोटा सा सवाल, ये मशहूर नारा गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? बिल्कुल सही, इसका जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये नारा उस दौर के पूरे राजनीतिक और आर्थिक माहौल को दिखाता है। 1980 का दशक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी करवट ले रही थी। अब तक का जो नेहरूवादी समाजवाद का मॉडल था, उससे हटकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। ये एक नए युग की शुरुआत थी और इस बदलाव का असर जबरदस्त था। छठी योजना ने उदारीकरण शुरू किया और 5.5% की शानदार ग्रोथ दी। 7वीं योजना ने 6% ग्रोथ हासिल की और फिर 1991 के ऐतिहासिक सुधारों के बाद आई 8वीं योजना, जिसने 6.8% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। भारत ने आखिरकार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बेड़ियों को तोड़ दिया था, जो दशकों से हमें 3-4% की धीमी ग्रोथ में जकड़े हुए थे। तो ये दौर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसने आज के भारत की आर्थिक नींव रखी। 90 के दशक की शुरुआत में हुए इन बदलावों ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा और इसी दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का मेंबर बना, जिसने दुनिया भर में व्यापार के नए दरवाजे खोल दिए। अब हम आगे हैं 21वीं सदी में और यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब चुनौती सिर्फ तेज रफ्तार से ग्रोथ हासिल करना नहीं थी, बल्कि ये पक्का करना था कि इस तेज ग्रोथ का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। आप आखिरी की 4 योजनाओं के नाम देखेंगे ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आएगा। 9वीं योजना ने बात की सामाजिक न्याय और समानता की। 10वीं ने गरीबी और जेंडर गैप कम करने पर फोकस किया और 11वीं और 12वीं योजनाओं ने तो अपने नाम में ही साफ साफ समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना लक्ष्य बनाया। ये एक साफ इशारा था कि सिर्फ ग्रोथ काफी नहीं, वो सबको साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए। तो ये समावेशी विकास जमीन पर कैसा दिखता है? चलिए आखिरी यानी 12वीं योजना के कुछ हेल्थ टारगेट्स देखते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हर 1000 बच्चों पर 44 से घटाकर 25 पर लाने का टारगेट था। हासिल हुआ 37। सुधार तो हुआ, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ। यही कहानी मातृ मृत्यु दर की भी है। ये दिखाता है कि गहरी सामाजिक समस्याओं को हल करना कितना मुश्किल काम है, भले ही तरक्की हो रही हो।
ये ग्राफ सिर्फ एक नीचे जाती हुई लाइन नहीं है, ये एक कहानी है, हजारों लाखों जिंदगियों के बचने की कहानी। इस लाइन में हर गिरावट का मतलब है कि ज्यादा बच्चों ने अपना पहला जन्मदिन देखा। ये इस बात का सबूत है कि इन लंबी योजनाओं का अपनी तमाम कमियों के बावजूद जमीन पर असल और जिंदगी बचाने वाला असर हुआ। तो 66 साल, 12 योजनाएं, इस पूरे सफर की लेगेसी क्या है, इसकी विरासत क्या है? चलिए अब इस पूरी कहानी का एक मूल्यांकन करते हैं। देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये एक मिली-जुली विरासत है। एक तरफ देश की नेशनल और पर कैपिटा इनकम बढ़ी, खेती और इंडस्ट्री ने तरक्की की और एक मजबूत इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन दूसरी तरफ ये योजनाएं गरीबी को जड़ से खत्म करने में, हर हाथ को काम देने में और अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाईं। और फिर 2015 में इस लंबे सफर का एक तरह से अंत हो गया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली, जो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, और 2017 में 12वीं योजना के खत्म होने के साथ ही भारत के आर्थिक इतिहास का ये अध्याय भी बंद हो गया। तो अगर इस पूरे सफर को एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं, इन योजनाओं ने एक ठहरी हुई गुलाम अर्थव्यवस्था को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर इकॉनमी में बदल दिया। लेकिन ये गरीबी और असमानता जैसी देश की पुरानी और गहरी समस्याओं से पूरी तरह पार नहीं पा सकी। तो हम इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। योजनाओं ने एक मॉडर्न देश तो बना दिया, लेकिन क्या वो उसकी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर पाईं? शायद इन योजनाओं की सबसे बड़ी नाकामी गरीबी को खत्म ना कर पाना ही थी। लेकिन क्यों? ये सवाल का जवाब हम अपनी अगली प्रस्तुति में तराशेंगे, जहां हम भारत में गरीबी की जटिल कहानी को और गहराई से समझेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।